नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ की सारी शर्तें मान ली हैं। 10 दिनों तक ये मैराथन बैठक चली है और उसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने तय किया कि चलिए हर जो शर्त है आईएमएफ की मानी जाए क्योंकि पैसा चाहिए। हालांकि अभी भी आईएमएफ की तरफ से ये नहीं कहा गया कि वो पैसा कब रिलीज कर रहे हैं और रिलीज कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले इशाक डार साहब जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने भरोसा दिलाया है पाकिस्तान की आवाम को कि भाई डील हो गई है, पैसे बहुत जल्द आ जाएंगे। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आजू काजमी जी मौजूद हैं। आजू जी नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आजू जी, ये जो डील हुई है और पाकिस्तान ने सारी शर्तें मानी हैं, तो ये मतलब कर्ज लेने के एवज में कितनी बड़ी कामयाबी कहा जाए पाकिस्तान के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये डील जो है ये इमरान खान के टाइम से जो है वो चल रही थी और अब जाके जो है इनकी मीटिंग हुई और कहा यही जा रहा है कि जितनी भी कंडीशंस थी वो सब इन्होंने मान ली है। इनके पास कोई और रास्ता था नहीं इसके अलावा, क्योंकि बाकी जो कई कई कंट्रीज हैं जिसमें गल्फ कंट्रीज भी हैं और चाइना भी है और यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने यही कहा था कि पहले आईएमएफ से ले लीजिए फिर हमसे बात कीजिए तो फिर हम भी कुछ फंड दे देंगे। तो इस वक्त कंट्री को चलाने के लिए या बचाने के लिए इनको बहुत शदीद ज़रूरत है फंड्स की, तो इसलिए इन्होंने आईएमएफ की हर शर्त मान ली है। अब इसाक डार साहब का कहना है कि जी 3 से 4 दिन लगेंगे, उसके बाद ही जो है वो फाइनली जो है वो आईएमएफ वाले बताएंगे या फिर ये कि समझे कि पैसे ट्रांसफर करेंगे वॉटेवर। लेकिन ये कि जब ये सब शर्तें मान ही चुके हैं तो ऑब्वियसली इनको फंड मिल जाएगा और उसमें 3 से 4 दिन तो लगेंगे बहरहाल। लेकिन आजू जी, अब ये फंड तो चलिए मिल जाएगा, 1.2 बिलियन डॉलर्स मिलने हैं आईएमएफ से, लेकिन इसके जो असरात हैं 170 बिलियन डॉलर्स का टैक्स लगाना पड़ेगा। इतनी मतलब भारी रकम का टैक्स, तो इससे पाकिस्तान की आवाम का क्या होगा? आप भी पाकिस्तान की आवाम में शामिल हैं, तो क्या असर, आप इसको कैसे देख रही हैं? मतलब कितना बड़ा झटका लगने वाला है पूरे पाकिस्तान को? देखिए, अगर तो किसी का घर जो है वो 2 लाख में चलता था पूरे महीने, अगर सब यूटिलिटी बिल्स हर चीज करके हाउस रेंट वगैरह करके, तो अब उनको 5 लाख चाहिए होंगे। अब वो 5 लाख कहाँ से आएंगे ये लोगों को खुद सोचना पड़ेगा कि वो क्या करें, क्योंकि कौन सी चीज को कम कर दें, खाना कम कर दें, क्या ना करें। क्योंकि हर चीज महंगी भी होगी तो जाहिर है लोगों की पहुंच से भी दूर हो जाएगी। अब उसके लिए लोगों के पास रास्ता तो कोई है नहीं, क्योंकि लोगों की जॉब्स भी जा रही हैं, साथ साथ कई लोग जो हैं, चाहे अभी रिसेंटली एक टीवी चैनल लॉन्च किया गया था, तो उन्होंने 1 डेढ़ महीने के अंदर ही 45 जो एम्प्लॉयज थे उनको निकाल दिया है। अब इसी किस्म की बातें हो रही हैं, लोग स्टाफ कम कर रहे हैं और स्टाफ को निकालते जा रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज उधर ही हैं। अब वो किस तरह से गुजारा करेंगे? जाहिर है इसके बाद क्राइम बढ़ने का इम्कान है, जो कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कराची में कहा जा रहा है कि चोरी और डाके और इस किस्म की चीजें बढ़ गई हैं और इस्लामाबाद में जो है वो रोड क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, जो कि पहले नहीं थे। कराची में ऐसा जरूर था कि लोग चल फिर रहे हैं और फोन पे बात नहीं कर सकते मार्केट में या रोड पे, क्योंकि बैग स्नैच करना और मोबाइल छीनना आम सी बात है कराची में। लेकिन इस्लामाबाद में ऐसा नहीं था, मगर अब इस्लामाबाद में भी ये चीज शुरू हो गई है। तो एक तरह का कहना चाहिए आईएमएफ का लोन आने से पहले ही और टैक्सेस लगने से पहले, या जो फ्यूल प्राइस बढ़ने जा रही है, सब चीजें जो बढ़ने जा रही हैं उसको बढ़ने से पहले ही लोगों की परेशानी जो है वो देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। अच्छा आरजू जी, क्या आईएमएफ ने यह भी कहा है कि भाई सरकार को अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, सेना को खर्चे कम करने पड़ेंगे, कुछ ऐसी बात भी हुई है? बिल्कुल हुई है और सबसे मुश्किल काम इनको यही लग रहा है, क्योंकि आईएमएफ की तरफ से कहा गया है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट में बैठते हैं, उनके खर्चे भी कम करें, साथ ब्यूरोक्रेट्स के खर्चे भी कम करें, फौज के अंदर भी जो है वो उनके बजट में कटौती हो, बल्कि फौज को ही उन्होंने कहा है कि थोड़ा कम कीजिए। और साथ साथ जाहिर है कि एजेंसीज और सभी के पैसों के बारे में उन्होंने बात की है। ये लोग जो 4 4 गाड़ियां लेके घूमते हैं, बहुत सारे इनके नौकर होते हैं, स्टाफ होता है एक्स्ट्रा, उन्होंने कहा है कि अगर रखना है, और जबकि फ्यूल भी ये गवर्नमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं ना, गवर्नमेंट को बिल दे देते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि अगर आपने ऐसा करना है तो वो पैसे खुद अपना पर्सनल होना चाहिए, वो गवर्नमेंट के पास से ना जाए।
तो अगर किसी को 4 गाड़ियां रखनी है तो फ्यूल खुद ही रखना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है कुछ साल पहले ये पार्लियामेंट लॉजेस बड़ा मशहूर है हमारे यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस रुकते हैं। तो वहां पे कराची के एक मिनिस्टर जो थे एमक्यूएम के आए हुए थे, उनसे उन्होंने एक मीटिंग कर रखी थी अपने रूम के अंदर ही उन्होंने लोगों को बुला रखा था। तो वहां पे वो आम से कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, और कोई 3 या 4 उन्होंने हीटिंग सिस्टम लगा रखे थे जो इलेक्ट्रिक के। और मैं बड़ी हैरान हो रही थी क्योंकि एक ही अगर लगा लें तो अच्छा खासा बिल आता है, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं थी। और वो उसमें आराम से बैठे हुए थे। और अब वैसे भी कराची वालों को ठंड ज्यादा लगती है, इस तरह से भी मैं कह रही हूँ कि बजाय इसके कि वो कुछ पहन ओढ़ लेते, तो ये सारे जो इनके खर्चे हैं ना, ये कम होंगे। फिर ये जो बार बार गाड़ियां लेते हैं 4 4 ऑफिस के नाम पे, और उसके ऊपर जो फ्यूल होता है, फिर इनका स्टाफ होता है, इन्हें कुक चाहिए, सब कुछ चाहिए, इनकी जो बेगमात होती हैं उनके बड़े नखरे होते हैं। तो अगर ये सारे नखरे इन्होंने करने हैं तो फिर अपनी जेब से करने पड़ेंगे, और जेब में इनके पैसा है। आप जानते हैं कि चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे हमारे ये फौज के लोग हों, चाहे एजेंसीज के लोग हों, बड़ा पैसा है इनके पास। और अगर ये वही पैसा निकाल लें तो शायद आईएमएफ के पास भी ना जाना पड़ता, उल्टा आईएमएफ इनके पास आ जाता कि कुछ पैसे हमें दे दो, इतना इन्होंने चोरी कर रखी है। तो फिर खर्चा करें अपना, और अपने नखरे उठाएं। तो बेगमें मान जाएंगी, क्योंकि जनरल तो थोड़े कम जनरल होते हैं, बेगम उनसे 2 कदम ऊपर भी जनरल होती हैं। नहीं, बेगमात ने मान जाना चाहिए, कोई और उनके पास रास्ता नहीं है। और फिर जाहिर है कि अपनी जेब से खर्चा करेंगे, और जो उन्होंने आदत डाल दी है इन लोगों को नखरे में रहने की, वो नखरा तो खैर नहीं जाएगा, एक आदत पड़ जाती है इंसान को। लेकिन ये कि अपनी जेब से करना पड़ेगा, तो शायद थोड़ी सी समझ आए इन्हें, आम आदमी की भी तकलीफ का अंदाजा हो कि जो मिडिल क्लास है और जो यहाँ पे आम पब्लिक है, जिसके पास इनके जैसा बेताशा पैसा नहीं है, वो किस मुश्किल में रहते हैं। अच्छा, अब आईएमएफ की शर्तें मानने का मतलब ये हुआ, जो मैंने डिटेल्स पढ़ी आपके यहाँ, जो मीडिया ने रिपोर्ट्स की हैं, उसके मुताबिक आपके पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, गैस के दाम बढ़ने वाले हैं, बिजली का दाम बढ़ने वाला है। बिजली के बारे में तो इशाक डार साहब ने एक खास डेटा पेश किया। उन्होंने बोला कि करीब 3 ट्रिलियन के अबाउट जो खर्चा है, आई थिंक पीकेआर की बात कर रहे थे, खर्चा होता है प्रोडक्शन में, और रिकवरी जो हो रही है वो नियर अबाउट 1.8 ट्रिलियन रुपीज़ की हो रही है। तो ये जो गैप है, ये 50% के करीब करीब गैप है। तो इस गैप को भरने के लिए जब टैक्सेस लगेंगे, और आम इंसान की कमाई तो बढ़ नहीं रही है, कमाई तो उसकी उतनी ही है, तो इतना खर्चे का बोझ वो सहेगा कैसे? यही होगा आलोक जी, के फिर यही क्राइम्स बढ़ेंगे। इसके अलावा तो कोई दूसरा रास्ता लगता नहीं, क्योंकि सैलरीज तो लोगों की उतनी ही रहनी है, सैलरी तो उनकी बढ़नी नहीं है, सिर्फ खर्चे बढ़ने हैं। और साथ साथ जो है हर चीज जैसे कि महंगी हो जाएगी, तो वो उसके ऊपर पड़ेगी। तो जो आम आदमी जो है वो किस तरह से गुजारा करेगा, ये बात तो ये लोग सोचते नहीं है ना। हमारे पॉलिटिशियंस को तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इन्होंने कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूट किया होता है इन्होंने। बल्कि जो भी पैसा पहले भी आते रहे, सालों से ये तो लोन ले रहे हैं, लेकिन उस लोन को ये बजाय पाकिस्तान में लगाने के, हमेशा सभी कहते हैं कि दोबारा बाहर पहुंच जाता है वो पैसा, जहां से आया होता है घूम फिर के वहीं के अकाउंट्स में चला जाता है। कभी ये लोग प्लॉट ले लेते हैं और कभी घर ले लेते हैं। लेकिन अब इनके लिए काफी मुश्किल तो होगी, लेकिन वो आम आदमी को होगी, और वो भी मिडिल क्लास को होगी ज्यादा। देखिए, लोअर क्लास के पास तो वैसे ही कुछ नहीं होता कि उनके कौन से ऐसे बैंक अकाउंट्स होंगे या ऐसे कौन से खर्चे होंगे। यहाँ तो वो ये जो होती है हमारे यहाँ जो स्लम एरियाज होते हैं, इनमें जो लोग रहते हैं, वो तो वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने कुंडे शुंडे डाले होते हैं, कराची में भी यही है और बाकी जगह पे, उनको नहीं टेंशन होगी। ये ना ही अपर क्लास को होगी, जिसके पास बेताशा पैसा है कि इन्हें पता ही नहीं कि इतना पैसा इनके पास है। मुझे याद है एक जमाने में मेरे फादर कहा करते थे कि नवाज शरीफ के पास इतना पैसा है कि उसको पता ही नहीं कि कितना है, मतलब इतना ज्यादा पैसा है। तो उस इस किस्म के लोग जो हैं उन्हें भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो सिर्फ अपर मिडिल क्लास, और जो मिडिल क्लास आएगी ना, सारा बोझ इनके ऊपर आएगा। इसलिए कि वो मत, हमने जो है वो अपना स्टेटस भी रखना होता है, एक मतलब एक दिखावा भी दिखाना होता है, उसके साथ मतलब हालत भी खराब होती है। तो वो चीज जो है ना, मतलब चारों कमरे होंगे तो चारों कमरों में जो है वो एसी होंगे, लेकिन वो चलेगा एक ही। तो अब ये अच्छा। वाली हालत है जी। अच्छा आरजू जी, एक बात बताइए कि अब आपको क्या लग रहा है कि आपके जो महीने का बजट है आपके घर का चलाने का, वो कितने परसेंट हाइक होने वाला है? डबल होने वाला है, डबल से भी ज्यादा हो जाएगा शायद, मुझे तो यही लग रहा है। क्योंकि वो तो हर चीज जब आप ज्यादा कर देंगे, हर चीज को महंगा कर देंगे, हर चीज डबल से भी ज्यादा है, तो फिर घर के खर्चे भी यही होंगे। जैसे मैंने कहा ना कि अगर किसी का 2 लाख में घर चलता है, तो अब उसको 5 लाख चाहिए होंगे।
अब वो 5 लाख में के 3 लाख वो किधर से लाए, ये चीज जो है वो लोगों को सोचनी पड़ेगी कि क्या करें। जॉब्स भी नहीं है, जॉब जिनकी है उनकी खत्म हो रही है, कितनी चीजों में कमी करेंगे। ठीक है, लोग कहेंगे एसी नहीं चला रहे, या तो एसी तो वैसे भी नहीं चलने वाले हैं आगे। उसकी वजह ये है कि ये लोड शेडिंग करेंगे ठीक ठाक किस्म की, क्योंकि इनके पास इतना पैसा तो नहीं है कि ये सबको बिजली प्रोवाइड करें। तो वो जाहिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आएगी नहीं, तो एसी भी नहीं चलेंगे। लेकिन बाकी की चीजें तो हैं लोगों की, वो तो उन्होंने पूरी करनी है। बहुत से चीजें जो मेडिकल लोग लेते हैं, हॉस्पिटल वगैरह, हर चीज में दवाइयों के भी दाम बढ़ जाएंगे, मेडिसिन भी मुश्किल से मिलेंगी। तो यहाँ हालत जो है वो बहुत खराब होने वाली है, बल्कि अभी इससे होती हुई दिखाई दे रही है। बाहर अगर आप निकलें तो पहले जितने लोग नजर आते थे उससे कहीं ज्यादा मांगने वाले नजर आ रहे हैं। और ये तो वो लोग हैं जो सड़क पर हैं, जो जान पहचान वाले हैं वो भी मैसेज और फोन करते रहते हैं। तो ये हालत हो गई है लोगों की। अच्छा, आपसे थोड़ी दिन पहले इशाक डार साहब ने कहा था कि अब तो अल्लाह ही देश को चलाएगा। अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है आपके फॉरेक्स रिजर्व का, वो $3 बिलियन से भी नीचे हो गया, शायद $2.8 बिलियन हो गए या 2.9 है। और ओवरऑल जो मैंने कैलकुलेशन की, मैंने जो देखा, तो ये नियर अबाउट 2 हफ्ते का इससे आप इंपोर्ट कर सकते हो। अब एक तरफ आईएमएफ की शर्तें, महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो आपका फॉरेक्स रिजर्व कम होता जा रहा है, इट मींस कि आप चीज़ों को इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, आप खरीद नहीं कर पाओगे। और जो $1.2 बिलियन मिले हैं वो तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। और आपका जो डेब्ट है वो तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इससे कैसे निपटेगी? मतलब मेरा सवाल ये है कि अपने आप को श्रीलंका वाली हालत में जाने से क्या पाकिस्तान रोक पाएगा, और रोक पाएगा तो कैसे रोक पाएगा? ये तो मैं नहीं कह सकती कि ये रोक पाएंगे या नहीं। लग तो यही रहा है कि ये रोक लेंगे किसी ना किसी तरीके से। वो ये कर लेंगे, इसलिए कि वो ये वाला हुनर हमें आता है। ये आर्ट हमसे कोई नहीं ले सकता कि हमें पैसे कैसे निकलवाने। तो वो कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो हम जुगाड़ लगा लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब उस पैसे को लेकर अगर ये पाकिस्तान में रोकेंगे नहीं, पाकिस्तान में रोकने वाला चाहिए पैसे को, फिर ही कुछ हो पाएगा। उसके बाद अपनी इंडस्ट्रीज जो हैं उसको ये दोबारा से खोलें जो बंद हो गई हैं। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान शुरू से ऐसा ही था, कोई ट्रेड नहीं थी, कुछ नहीं था। पहले होता ही था, ट्रेड भी होता था और चीजें होती थी। उस तरफ जब तक ये वापस नहीं जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, श्रीलंका बनता हुआ तो खैर मैं नहीं देख रही। लेकिन ये जरूर है कि ये साल बार बार कहा जा रहा है कि बहुत टफ है। वैसे हम लोग भी इतने ढीठ है ना कि हम लोग सुन सुन के ना ऐसे हो गए कि अब जब कुछ मुश्किल आएगी ना तो वो इतनी ज्यादा मुश्किल लगेगी नहीं, क्योंकि मुसलसल कहा जा रहा है ना, एकदम से सरप्राइज नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अभी से लोगों ने थोड़ी बहुत प्लानिंग शुरू कर दी है, थोड़ा बहुत अपना देख रहे हैं क्या चीज कम कर सकते हैं, क्या नहीं हो सकता। होटलिंग ना करें, घर में ही खाएं, या वट एवर, जिसके बस में जो होगा वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर भी काफी मुश्किल लाइफ होगी लोगों की, और इससे जो है वो बचा नहीं जा सकता। मतलब मुझे ये लग रहा है आरजू जी कि चलिए खर्चे भरे कम करें, लेकिन जो सियासतदान हैं वो बिरयानी खाते रहेंगे जैसे पहले खाते रहे हैं, और आटा नहीं मिल रहा है तो वो बेचारे रोटी के लिए मरते रहेंगे लाइन में। मतलब मुझे तो यही लग रहा है कि अभी भी ऐसा चलेगा ज़रूर। नहीं, ऐसा बहुत ज्यादा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि लोग जी, बहुत लोगों में अवेयरनेस आ गई है सोशल मीडिया की वजह से। तो अब अगर ये कहीं पे होटल में खाना खाते हुए दिखे और पब्लिक के पास रोटी ना हुई तो ये वही पिट जाएंगे। पब्लिक इनको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि अब मौसम आ रहा है गर्मी का, और ये बाहर बैठ बैठ के वो जो हवा खाते खाते खाने खाते ना, उस तरह के रेस्टोरेंट्स हमारे यहाँ ज्यादा हो गए हैं। तो ये जब वहां बैठेंगे और ये कोई 10-15 इन्होंने डिशेस मंगाई तो उधर ये पिटेंगे। तो इसलिए इनको भी अब ख्याल करना पड़ेगा। इनके पास भी दूसरा रास्ता नहीं है। ये वो नहीं है कि भाग जाएंगे, ये भाग भी नहीं सकेंगे, क्योंकि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वहां वो नहीं छोड़ेंगे इनको। आपने देखा है कि किस तरह की बातें ओवरसीज पाकिस्तानीज करते हैं। तो इसलिए अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि ये मुल्क की हालत को थोड़ा सा बेहतर करें। थैंक यू आजू जी कि आपने इतनी डिटेल में और आसान शब्दों में सब कुछ बताया पाकिस्तान। देखिए, अब पड़ोसी होने के नाते हम भी ये जानना चाहते हैं कि चल क्या रहा है, नहीं चल रहा है, क्या ज़्यादा मुश्किल में तो नहीं है, एक जिज्ञासा बनी रहती है। तो आपने पूरी चीज़ें समझाई, और कुल मिलाकर मुझे भी यही लग रहा है कि अभी आने वाला वक्त और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है पूरे पाकिस्तान के लिए। उम्मीद करते हैं कि शायद हालत ठीक हो जाए और आप लोग इस मुश्किल घड़ी से बाहर आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला मेरे लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।